हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KKCD चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 300 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो शरीर का रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर 300 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर कहूँगा, तो आप लोग इसको वीडियो को पास करके नोट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो रतौंधी का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। थायमीन क्या है। तो थायमीन विटामिन बी है, B1 है, विटामिन B1 है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है शरीर के ऊपर तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है मानव शरीर को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर पालक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का औसतन प्रतिशत होता है 50%। अगला क्वेश्चन है, कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, मछलियों के यकृत में तेल किसकी प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के उत्सर्जन में कौन पाया जाता है। तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेराल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। तो मतलब कि लगातार रक्त का हमारे शरीर से स्राव होता रहेगा और हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। तो विटामिन के मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दांतों में क्या होता है। तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है। तो फ्लोरीन का संबंध धातु की विकृति के साथ है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम अति आवश्यक खनिज पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है, क्योंकि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आयरन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो डॉक्टर कहता है कि पालक का साग खाइए, वहाँ पर आपका आयरन की जो कमी हो पूर्ण हो सके। तो आयरन जो है वो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है कि किसकी कमी से दंतक्षय होता है। तो फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, मतलब पित्त कहाँ पर जमा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त जो होता है हमारा पित्ताशय में जमा होता है। फिर किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में लौह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला क्वेश्चन है, वसा किस में विलेय नहीं होता। तो वसा विटामिन बी में विलेय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी एंसेफलाइटिस का कारक कौन होता है। तो जापानी एंसेफलाइटिस का कारक होता है विषाणु। फिर है, डबल ई जी के जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है। तो डबल ई अथवा एग के जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है हमारा मस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केसिन दुग्ध होता है। तो केसिन दुग्ध प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन हमारे उदर से प्रारंभ होता है, स्टमक से। अगला क्वेश्चन है, शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है। तो शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर में संक्रमण नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। तो टाइफाइड जो होता है वो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप CO60 है।
अगला क्वेश्चन है मतलब कोबाल्ट 60 यहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। यहाँ पर इसका CO का सिंबल जो है कोबाल्ट के लिए है। अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग का क्या कारण है, तो मीना माता रोग का कारण है पारा। अगला क्वेश्चन है सनसाइड विटामिन कौन सा है, तो सनसाइड विटामिन विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो एडीज के द्वारा पीत ज्वर संचारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग संक्रामक है, डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो जो प्लेग होता है प्लेग प्रायः वायु के माध्यम से ही फैलता है। फोलिक अम्ल क्या है, तो विटामिन का नाम है फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो छिली हुई सब्जियों को हम धो देते हैं तो विटामिन C वहाँ पर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन, केसिन नामक प्रोटीन होती है जो कि दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है, तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर बात की जाए नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 हड्डियों की संख्या होती है नवजात शिशुओं में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती हैं 8। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़े की होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस एक हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो पैर में हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए मनुष्यों को द्विबारदंती भी कहा जाता है। 2 बार दांत विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। फिर है हमारे पास पित्त रस के द्वारा पैदा किया जाता है, तो मतलब पित्त रस का जो उत्पन्न होता है पित्त रस की उत्पत्ति यकृत से होती है। अगला क्वेश्चन है क्या कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, तो बिल्कुल नहीं, कॉर्निया हमारे आँख का हिस्सा होता है न कि पाचन तंत्र का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराउट हार्मोन। अगला क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, यहाँ पर देखिए बुक में हमें मीटर में दिया होता है लेकिन यहाँ पर फीट में पूछा है, तो यहाँ पर मानव शरीर की पाचन नली जो होती है तो पाचन नली 32 फीट लंबी होती है लगभग। फिर अगला क्वेश्चन है मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो टालिन एंजाइम द्वारा मंड का शर्करा में पाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग संश्लेषण का कार्य करता है, तो चूषण का कार्य करता है, तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का संश्लेषण यकृत हमारा करता है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। और अगर बात की जाए कि वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है, तो वसा के लिए हमारा हो जाएगा लैक्टोज, तो होता है लाइपेज एंजाइम होता है, वो वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन छोटी आंत से, तो इसका आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है भोजन पेट में पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, मतलब पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ये उत्प्रेरक की भांति हमारे शरीर में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो जो मुख से लार निकलती है वो हमारा स्टार्च का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो मानव के पेट में एक होता है अमाशय, तो अमाशय में वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है
सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब हमारा जो होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, मतलब कितनी बार होता है? तो 72 बार। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो होता है वो धमनी से मापा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, Fe। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास जो है मालवेसी से संबंधित इकाई है। अगला क्वेश्चन है बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो है वो सोलेनेसी का पौधा है। अगला क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है दलहन पौधे किस से संबंधित हैं? तो दलहन पौधे जो हैं वो लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेंसिस। अगला क्वेश्चन है मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा है एक साग का पौधा। अगला क्वेश्चन है लौंग क्या होता है? तो लौंग होता है शुष्क पुष्प कलिका लौंग होती है। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का हम पुष्पक्रम भाग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीज से हमें काफ़ी प्राप्त होती है, बीज से। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो एक होता है ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित धान्य है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है? तो चावल है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। प्रोटीन मतलब कि दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला क्वेश्चन है दालचीनी के पेड़ में किस भाग से प्राप्त की, मतलब दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो जो दालचीनी होती है वो छाल से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिटमस किस से प्राप्त होता है? तो जो लिटमस होता है वो लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जैलम द्वारा होता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? केशिका जल इसका आंसर हो जाएगा। जो पौधों में जड़ के लिए उपलब्ध जल होता है वो केशिका जल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों की हरमहीनता किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी से पौधों में हरमहीनता होती है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोषण कहाँ से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन सभी वायवीय भागों से होता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन का मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक है? तो जो फोटोसिंथेसिस होती है अथवा प्रकाश संश्लेषण उसमें आवश्यक पदार्थ है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो सूर्य की उपस्थिति में होती है दिन में।
अगला क्वेश्चन है श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र जो होता है वो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन जो होता है वो छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इथिलीन हार्मोन है फल पकाने वाला हार्मोन। अगला क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। अगला क्वेश्चन है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम जो है वो आवश्यक पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जो ऑक्सीजन होती है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से अपघटित होकर आती है, मतलब H2O जो होता है वो अपघटित होकर H2+O2 में टूट जाता है, वहीं से ऑक्सीजन हमारा प्रकाश संश्लेषण में बनता है। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोनोमीटर द्वारा तने की वृद्धि का सही रूप से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। पेड़ों की पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन बने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है छुई मुई की पत्ती में गति कैसी होती है? तो छुई मुई की पत्ती में कंपानुकंचन गति होती है। अगला क्वेश्चन है खैरा रोग किस फल से संबंधित है? तो जो खैरा रोग है वो धान के फसल से संबंधित है। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो जो मिलीबग है वो सरसों के फसल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेहूँ से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो गेहूँ से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं केसी मेहता। अगला क्वेश्चन है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग जो है वो सेब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर क्या है? तो सिट्रस कैंकर जो है एक नींबू का एक रोग है, नींबू से एक रोग होता है सिट्रस कैंसर। अगला क्वेश्चन है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो पौधों में बना खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो डेसिबल होता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है जीन्स किससे बने होते हैं? तो जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान की अनुवांशिकी कहा गया? मतलब अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया? तो वाटसन द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल सर्वप्रथम नाम दिया था, सेल अथवा कोशिका। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है, मतलब 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्रावण करना। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका मतलब कि जंतु कोशिका, तो किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है?
तो लवक जो होता है वो हरित लवक या लवक तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। अगला क्वेश्चन है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो कोशिका केंद्र द्वारा नियंत्रित होती हैं कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस कुछ को यहीं पर रोकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।